तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन एरियल वेलोसिटी के साथ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि केपलर्स का सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, जिसमें कहा जाता है कि एरिया स्वेप्ट बाय द आर वेक्टर इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, और जो कांस्टेंट रहता है उस सैटेलाइट के लिए या फिर कहें कि प्लेनेट के लिए जो सन के अबाउट घूमता है, तो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। इस डीए बाई डी टी को कहते हैं कि रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय आर वेक्टर, या इसको एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है, एरियल वेलोसिटी, और ये होता है एल अपॉन 2m के बराबर। टिक कर देंगे, सही ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि इलिप्टिकल पाथ है और इस ट्राइंगल का जो एरिया है CSA ट्राइंगल जो है, इसका एरिया दिया है आपको कि दिस एरिया इज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। तो मैंने मान लिया कि एरिया ऑफ इलिप्स मान लिया A नॉट के बराबर है। A नॉट जो है वो एरिया ऑफ इलिप्स है, एरिया ऑफ इलिप्स। और एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने मान लिया डेल्टा के बराबर। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो हमने केपलर का सेकंड लॉ पढ़ा है कि यदि हम ए से लेकर सी तक पहुंचा दें इस प्लेनेट को या इस सैटेलाइट को, ए से पहुंचा दें सी तक, तो आर वेक्टर ने जो एरिया स्वीप किया है, आर वेक्टर का मतलब सन से लेके उस प्लेनेट तक जाने वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर ने जितना एरिया स्वीप किया है, जितना एरिया स्वीप किया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, एवरेज एरियल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो मैं यदि बात करूं इस पूरे एरिया की, इस पूरे एरिया की बात करूं, जो एरिया इस आर वेक्टर ने स्वीप किया है, ये एरिया देखिए कितनी एरिया की झाड़ू लगी है, ये झाड़ू फिरा दी ऐसे, ये जो एरिया पूरा स्वीप हुआ है, एरिया कौन सा है? SABCS, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा। तो मैंने मान लिया ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे कि ये एरिया जो है CAB, ये जो एरिया है आधा वाला, ये इलिप्स के एरिया का आधा है, और ये जो ट्राइंगल का एरिया यहां पे आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू इलिप्स के एरिया के आधा प्लस ट्राइंगल का एरिया, इलिप्स के एरिया का आधा प्लस ट्राइंगल का एरिया, दिस एरिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया है यहां पे? टाइम टेकन लिया है ABC में, टाइम ABC T1 टाइम लिया है, T1 टाइम लिया है, और ये एरियल वेलोसिटी होने वाली है L अपॉन 2m के बराबर, और ये कांस्टेंट रहता है, ये रहता है कांस्टेंट, ये रहता है कांस्टेंट, रहता है कांस्टेंट। अब C, D और A में जो एरिया स्वीप किया है, कौन सा एरिया? ये जो आर वेक्टर ने एरिया स्वीप किया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा? इस आधे एरिया में से, इलिप्स का आधा एरिया में से ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर दूं, इस आधे एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये एरिया मिल जाएगा जो CDA में हमें फॉर्म हुआ है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया कितना है? आधा एरिया इलिप्स का A0/2 माइनस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम लगा यहाँ पे T2। तो एरियल वेलोसिटियां जो है हमने आपस में बराबर कर दी हैं। तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं T1 और T2 का कितना होगा। तो आप यहां देख लीजिए कि T1/T2 is equal to A0/2 plus डेल्टा divided by A0/2 minus डेल्टा। अब डेल्टा की बात करें, डेल्टा दिया है 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ इलिप्स, तो यहां पे आप लिख सकते हैं A0/2 प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स और A0/2 माइनस A0/4, क्या जाएगा आपके पास? 3A0/4 डिवाइडेड बाय A0/4, 4 से 4 गया, A0 से A0 गया, आपके पास आया रिलेशन 3/1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, T1/T2 इज इक्वल टू 3/1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया केपलर का दूसरा नियम लगाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सडनली यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कर्व पाथ में मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन तो मस्ट होता है, चाहिए ही होता है यदि वो घूमेगा कर्व पाथ पर। तो इसका मतलब यदि जो सैटेलाइट होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, ये यहां पे सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट को घुमाने की जो वजह है वो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो इसके पास कोई वजह नहीं होगी, मुड़ने की कोई वजह नहीं होगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहां पे प्ले करता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो है, फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसके ऊपर फोर्स, एकमात्र फोर्स जो इस पे लग रहा है, वो यदि खत्म हो जाएगा तो ये सीधी लाइन में चला जाएगा। इसका जो पाथ है सैटेलाइट का वो होगा इस तरीके से, इस तरीके से सैटेलाइट चला जाएगा यदि फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आप टिक कर देंगे। मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट इन द सेम वेलोसिटी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि एक रॉड है
और उसकी वजह से एक छोटे से पार्टिकल पर आपको फोर्स निकालना है कितना होगा। तो मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, और यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल रखा है, इसका मास है स्मॉल है। एक रॉड रखी है, रॉड जो है वो इस तरीके से यहाँ पर है, फैली हुई है, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू l तक फैली हुई है रॉड, l प्लस ए। तो मैं बता सकता हूं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस, वही इस रॉड की लेंथ है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो लेंथ l आपको मिल जाएगी रॉड की। इस रॉड की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसका डेंसिटी आपको दिया है, कितना है डेंसिटी, a प्लस बी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो आप क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि दो पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है gm1m2/r स्क्वायर, लेकिन ये पार्टिकल तो है, लेकिन ये पार्टिकल तो है नहीं, तो वो फोर्स हम लगा नहीं सकते, जो फॉर्मूला जो है हम लगा नहीं सकते gm1m2/r स्क्वायर। तो हम इस छोटे से इस रॉड में छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां लिया, जिस एलिमेंट का जो है थिकनेस मैंने मान लिया dx के बराबर है, और इनके और इसके बीच में डिस्टेंस मैंने मान लिया dx के बराबर। इस एलिमेंट को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, दोनों के बीच में फोर्स लगा सकता हूं, फोर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं, dF इज इक्वल टू g इंटू डी एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x का स्क्वायर। dm को लिख सकता हूं मास जो है डेंसिटी इंटू लेंथ लिख सकता हूं, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ लिख सकता हूं, तो g स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू डेंसिटी कितना है a प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। ये आपके पास बन गया छोटा सा मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये फोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ मास है, नहीं ये मास है, जी एम आर मास, जी फोर्स आ गया पूरा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट लगाई जाएगी x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू a प्लस l। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 4 पार्टिकल हैं और वो इक्विडिस्टेंट हैं, कुछ इस तरीके से 4 पार्टिकल हैं, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हैं, स्क्वायर के चारों कोनों पर रखे हैं, m m m m, और ये चारों के चारों अपने म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से सर्कल में घूमते हैं, और सर्कल का रेडियस जो है वो r के बराबर है। ऐसे ये एक सर्कल में घूमते हैं लाइक दिस, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r के बराबर है। तो देख सकते हैं कि ये पूरे डायगोनल का आधा रेडियस r के बराबर है। तो मैंने मान लिया यदि साइड लेंथ इसकी a के बराबर है, साइड लेंथ यदि a है, सो a बाय रूट टू जो है वो रेडियस के बराबर होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r√2 के बराबर। अब किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर आप देखिए कि सेंटर की तरफ फोर्स कितना है, और फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो कोई भी आपका पसंदीदा जो आपके पास पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं, तो मैंने ये चूज कर लिया। इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से लगेगा gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसकी वजह से यहां पर एक फोर्स लगने वाला है, कितना लगेगा, gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 a का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, इसका और इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो वो आपको मिलने वाला है इसी डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपके पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर हमने नेट फोर्स निकाला है, वो नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी, और मैग्नीट्यूड की बात करें वो होगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा √2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसकी वजह से जो फोर्स है वो लगेगा gm स्क्वायर अपॉन √2 a का स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स है, इसको इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, mv स्क्वायर बाय r के बराबर। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर इक्वेट कर देंगे mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। a और r में रिलेशन आपको पता ही है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कितनी हाइट और कितनी डेप्थ, इन दोनों पे सेम हाइट सेम डेप्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, वेट बराबर होना चाहिए, तो उस h की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं यार हाइट पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है gme स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यदि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन का है, फोर्स का है, वेट की बात करी है, तो इसका मतलब mg ग्रेविटेशनल फोर्स, तो gme m अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हाइट पर, हाइट यदि h है तो, और ये जो वेट है ये डेप्थ में, h डेप्थ पे जो वेट है उसके बराबर है, और हम जानते हैं कि h डेप्थ पर जो वेट की जो वैल्यू होती है वो होती है gme अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस h अपॉन re। ये फॉर्मूला होता है डेप्थ के लिए। डेप्थ के लिए इन दोनों को आप क्या करें, इक्वेट कर देंगे, आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगी वैल्यू h की।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, m 5m उनका मास है, r 2r उनकी रेडियसेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन 12r के बराबर है। यदि वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को तो कोलिजन से पहले छोटे वाली बॉडी को कितना मूव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। देखिए इसको, एक आपके पास है ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, रेडियस है r, मैंने मान लिया यहां पर इसका सेंटर है। दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो डबल है और मास जो है वो 5 गुना है, 5m, 2r। इसका सेंटर जो है, दोनों सेंटर एक ही लाइन के अलोंग है, लाइक दिस। ठीक, अब यहां पे हो क्या रहा है, ये दोनों ही जो है एक मास है इनके पास और इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। जितना फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है लेट्स से F के बराबर, उतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है पीछे की तरफ। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। समझ गए बात? अब यदि मैं बात करूं इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए मैं बात करूं, इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए, ये रहा हमारा सिस्टम। अब दोस्तों बताइए, क्या इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स है क्या? हम कहेंगे नहीं, ये जो फोर्सेस हैं ये इंटरनल फोर्सेस बन चुके हैं। यदि मैं बात करता हूं इस पूरे सिस्टम की, इन दोनों स्फीयर का यदि पूरा सिस्टम है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है और इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो तो लग ही रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 के बराबर। इनिशियली ये दोनों जो थे रेस्ट पे थे, यानी इनिशियली जो इनका सेंटर ऑफ मास था वो 0 के बराबर था। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 है, कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहने वाली है। तो उसकी वेलोसिटी किसी भी समय पर आप देखेंगे 0 होगी, बिकॉज ना तो इनिशियल उसके पास है, ना आगे बढ़ने की उसके पास चाह है, ना उसके पास कोई एक्सेलरेशन है, ना इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ठीक बात? अच्छा, समझ गए। तो यहां पे लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, मूव नहीं करेगा। अच्छा, जब ये टकराएंगे, मैंने मान लिया कि ये कहीं बीच में टकराते हैं दोनों, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये कुछ इस तरीके से टकराएंगे, इस तरीके से ये टकराएंगे। ठीक, ये यहां पर है और ये यहां पर है। ठीक, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन क्वेश्चन में दिया है 12r के बराबर है। ठीक है, तो मैंने माना कि ये जो छोटा स्फीयर है ये x डिस्टेंस मूव करता है, ये छोटा स्फीयर x डिस्टेंस मूव कर जाता है और इनके सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है बेटा, 3r के बराबर। 3r के बराबर सेपरेशन है। कोलाइड होंगे, फूटेंगे थोड़ी, ये इसके अंदर तो घुस नहीं जाएगा, इनकी सरफेसेस टच होंगी, तो इनके बीच का सेपरेशन जो है 3r सेंटर के बीच का वो हमेशा रहेगा। तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 3r है, तो मैं बता सकता हूं कि ये सेंटर से कितनी दूरी होगा, कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, इसका सेंटर कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 12r थी, 12r थी और x डिस्टेंस ये चल लिया, 3r डिस्टेंस ये चल लिया, तो 12r माइनस 3r प्लस x, ये डिस्टेंस मूव कर लिया होगा किसने, बड़े वाले स्फीयर ने। इसके सेंटर ने चला x, उसके सेंटर ने चला 12r माइनस 3r प्लस x। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 9r माइनस x, 9r माइनस x, ये चला, x चला ये, लेकिन इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल नहीं चला। तो मैं यहां पे रिलेशन लगा सकता हूं दैट m total into delta x center of mass is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2। ये रिलेशन आप यहां पे लगा सकते हैं। डेल्टा xcm की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो आपको मिलेगा यहां पे m, छोटा मास कितना चला, x चला राइट डायरेक्शन में, प्लस बड़ा मास कितना चला, 9r माइनस x चला, किधर, लेफ्ट में चला, तो यहां पे माइनस आप लगाएंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, m से मर गया m, और यहां पे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 45r और ये मिलेगा माइनस 5x, तो यहां से मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू 45r और x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 15/2r के बराबर।
सो 15/2 r के बराबर ये छोटा स्फीयर चला होगा जस्ट बिफोर द कोलिजन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया है कि एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी करता है उसके सेंटर से यदि डिस्टेंस की बात करें। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर की वजह से x डिस्टेंस पर अंदर जो फॉर्मूला चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड इनसाइड फॉर्मूला होता है gmex अपॉन re³। me अर्थ का मास है, re अर्थ का रेडियस है, तो इस तरीके से वेरी होता है। तो ये जो है क्वांटिटी कांस्टेंट है, मैं कह सकता हूं ये x के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड और x के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। तो इन चारों ग्राफ्स में से आप ध्यान से देखें, इनसाइड की बात कर रहा हूं, यानी कि जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r से कम है, यानी ये वाले रीजन की बात कर रहा हूं। दिस रीजन रिप्रेजेंट्स द इनसाइड पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो इन तीनों चारों में लीनियर रिलेशन कहां पर है? लीनियर रिलेशन एक ही ग्राफ में आपको दिख रहा है, इसमें लीनियर नहीं है रिलेशन, इसमें बिल्कुल लीनियर नहीं है, इसमें भी लीनियर नहीं है, यहां पर लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें दिया है कि एक स्फीयर है जिसमें डेंसिटी वेरिएबल है। किस तरीके से वेरी करती है? डेंसिटी इज इक्वल टू k अपॉन r फॉर द इनसाइड रीजन, यानी कि कैपिटल R से कम जो आपके पास रीजन है, मान लीजिए एक पॉइंट है और यहां से कैपिटल R डिस्टेंस पे एक मैं स्फीयर बना देता हूं, सारे पॉइंट जो कैपिटल R डिस्टेंस पर हैं, इस पूरे रीजन में नॉन जीरो डेंसिटी है, यानी कि इसके अंदर मास प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हम यहां से बाहर जाते हैं तो वहां पे डेंसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि इस रेडियस से बाहर, इस डिस्टेंस से बाहर कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है, यानी कि स्फीयर को इंडिकेट कर रहा है। दिस शेप इज इंडिकेटिंग स्फीयर। अब इसका डेंसिटी दिया है स्फीयर का k अपॉन r, आपको बताना है इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अब आप यहां से ध्यान से देखें कि इस ग्राफ में यदि हम इनसाइड रीजन की बात करें तो इनसाइड रीजन के ग्राफ सब में अलग अलग हैं, ऑलमोस्ट सब में अलग अलग हैं। इसमें लीनियर है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है। तो यदि हम पता लगा लें कि इनसाइड रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से वेरी होगा तो हमारा काम हो जाएगा, हमें आउटसाइड के लिए निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए इनसाइड रीजन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं अगले पेज पर। तो ये आपके पास एक स्फीयर है कैपिटल R रेडियस का, मैंने क्या किया, मैंने x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया, मैंने यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंटल स्फीयर लिया लाइक दिस। ये ले लिया हमने एक एलिमेंटल स्फीयर जिसका थिकनेस मैंने मान लिया dx के बराबर है, इसका थिकनेस मैंने मान लिया dx के बराबर है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का जो मास है हम निकाल सकते हैं। इस एलिमेंट का जो मास होगा dm, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी k अपॉन x, इसकी डेंसिटी है इस रीजन की, इनटू वॉल्यूम कितना है 4πx² इंटू dx। ये आपके पास मिलता है मास की वैल्यू, k से x से आप x काट देंगे तो आपको मिलेगा 4πkx dx। ये छोटा सा मास है इस एलिमेंट का। अब बेटा ध्यान से सुनना, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैं अंदर देखना चाहूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, इस एलिमेंट की वजह से अंदर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो हमारा जवाब होना चाहिए 0, बिकॉज हमने शेल थ्योरम पढ़ी है कि यदि एक यूनिफॉर्मली चार्ज या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक शेल है तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। शेल थ्योरम का स्टेटमेंट नंबर 1 है, आपने पढ़ा होगा कि कोई शेल है, कोई हॉलो स्फीयर है, यदि वो यूनिफॉर्मली मास वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। उसके अंदर कोई भी मास रखा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है 0 ड्यू टू द शेल। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट भी क्या है, शेल है। अब एक थोड़ी सी लेयर, पतली सी लेयर मैंने निकाल ली इसकी, तो वो क्या हुआ, शेल ही तो माना जाएगा, एक हॉलो स्फीयर ही तो माना जाएगा। तो ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर जो है किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होने वाली है। मैंने माना कोई एक पॉइंट इस शेल के बाहर, इस शेल के बाहर मैंने एक पॉइंट माना r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, और उस पॉइंट पर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला इस एलिमेंट की वजह से।
तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है छोटा सा डी आई, वो मैं लिख सकता हूं जी इंटू डी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। और यहां पे आप लिख सकते हैं कि डी आई जो है वैल्यू रख दीजिए जी इंटू डी एम कितना है 4 पाई के एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिए। x जो है वो एलिमेंट का रेडियस है और इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस किस पार्ट की वजह से होगा, तो मैं कह सकता हूं जितने भी एलिमेंट्स यहां से लेकर x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू कैपिटल स्मॉल r तक जितने भी एलिमेंट्स यहां पर बन रहे हैं उनकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाला है। तो लिमिट यहां पे लगाएंगे x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू स्मॉल r तक, बिकॉज स्मॉल r तक के ही एलिमेंट्स इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड ला सकते हैं। स्मॉल r से कैपिटल R के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं देंगे, बिकॉज उनके लिए ये एक इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे ये लिमिट लगा देंगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू जी 4 पाई के आर स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आपको मिलेगा जी 4 पाई के बाई 2। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा इनसाइड रीजन में, पूरे इनसाइड रीजन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कि अर्थ जब रोटेट नहीं करती है तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पर W के बराबर है। तो हम जानते हैं कि इक्वेटर पर जो रोटेशन का इफेक्ट होता है वो होता है G डैश इज इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कहा है यदि वेट की बात करें तो वेट यदि मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा ये रिलेशन। तो यदि वेट ड्यू टू रोटेशन जो है हो जाता है वेट विदाउट रोटेशन माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कहा है यदि अर्थ मूव नहीं कर रही है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर है और ये वैल्यू दी है डब्ल्यू नॉट के बराबर, डब्ल्यू दिया है सिंपल, डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, अब कितनी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की होनी चाहिए जिससे ये वेट इक्वेटर पर 3/4 डब्ल्यू के बराबर हो जाए। यानी कि हम वेट अब करना चाहते हैं 3/4 डब्ल्यू के बराबर, तो उसको कितनी एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व करना चाहिए। ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू है, ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू है। ठीक, तो हमने ये रिलेशन यहां पे लगा दिया 3/4 डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा कि 3/4 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू तो आ जाएगा W/4 और इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा आपको मिलेगा W/4 स्मॉल m कैपिटल R का अंडर रूट। अब W अपॉन m की बात करें, W होता है mg के बराबर, तो ये आपको मिल जाएगा G/4R के बराबर। ओमेगा G की वैल्यू आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अप्रोक्सीमेटली, 4 इंटू 6400 किलोमीटर इंटू 10 टू द पावर 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा SI यूनिट में, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि एक एक्स एक्सिस पर किसी एक सिस्टम की वजह से जो फील्ड होता है वो इस तरीके से है। अब यह साफ साफ दिख रहा है, कितना भी छुपाओ, लाख छुपाओ, लेकिन ये आपको पता ही है कि ये रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, और उसी सिस्टम की वजह से आपसे पोटेंशियल पूछा गया है। तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला भी जानते हैं, रिंग की वजह से क्या होता है माइनस gm अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसकी देखा देख जो है हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल रहा है। और एक और रिलेशन लगा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है dv/dx इज इक्वल टू ई, तो इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा, इससे ही कर सकते हैं, इससे ही कर सकते हैं। ये मॉड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि एक प्लेनेट के अबाउट एक सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस प्लेनेट जो फोकस पर रखा है उसके अबाउट ये सैटेलाइट घूमता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि प्लेनेट से सैटेलाइट जब सबसे मैक्सिमम दूरी पर होता है, यानी कि यहां पर एपोजी इसे कहा जाता है, तो इसकी वेलोसिटी जो है कुछ होती है, लेट्स से v1 के बराबर मैंने मान ली इसकी वेलोसिटी। और जो सबसे पास में सैटेलाइट होता है प्लेनेट के, यानी कि इस पेरिजी पर
जब सैटेलाइट होता है तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी v2 के बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये वेलोसिटी इससे 6 टाइम्स कम है। तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि v2 जो है वो ज्यादा है 6 टाइम्स या 6 टाइम्स है v1 के। क्वेश्चन नंबर 1, और हम जानते हैं v2 और v1 की वैल्यूज, v2 और v1 की वैल्यूज हम जानते हैं। यदि ये सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है a के बराबर है, तो v2 की वैल्यू आती है gmt अपॉन a, ये आती है वैल्यू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। e होता है इसेंट्रिसिटी, इज इक्वल टू 6 टाइम्स, और v1 की वैल्यू आती है gmp डिवाइडेड बाय a 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ये रिलेशन यहां पर होता है। अब क्वेश्चन में कहा यदि ये रिलेशन वहां पर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। तो बिटवीन द सैटेलाइट्स द प्लैनेट क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस इसका रेशियो है वो कितना होगा। तो भाई क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस की वैल्यू होती है a इंटू 1 माइनस ई, और यहां से देखिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सैटेलाइट की प्लैनेट से वो होती है a इंटू 1 प्लस ई। तो आपसे बेसिकली पूछा क्या गया है कि a इंटू 1 माइनस ई बाय 1 a इंटू 1 प्लस ई का रेशियो आपसे पूछा गया है। a से a तो कैंसिल ही हो गया, सो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई कितना होगा ये पूछा गया है। यहां से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे भाई, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स r⁴n की तरीके से वेरी होने लगे तो टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का कितना होगा सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यदि जो आपका फोर्स है, फोर्स हो जाता है लेट्स से सम कांस्टेंट gmm अपॉन r⁴n, तो यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उस सैटेलाइट को गोल गोल घुमाने में। तो इस फोर्स को इक्वेट हम कर देंगे mv² बाय r के, mv² बाय r। तो यहां से आपको मिलेगा दैट k बाय m r⁴n-1 इज इक्वल टू v²। तो यहां से आपको v मिलने वाला है k बाय m r⁴n-1/2, और अंडर रूट आई जाएगा, तो ये भी 1/2 पावर, इसकी पावर भी 1/2। ये आपको स्पीड की वैल्यू मिलने वाली है, और टाइम पीरियड हम जानते हैं 2πr/v के बराबर होता है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। तो यहां से आपको टाइम पीरियड मिलेगा 2πr⁴1 अपॉन v, आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ k अंडर रूट ऑफ m, और यहां पे मिलेगा r⁴n-1/2। ये जो पावर्स हैं r की ये ऐड हो जाएंगी, तो यहां पे आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ m बाय k r⁴1 प्लस n/2 माइनस 1/2। तो मिल जाएगा आपके पास t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1/2, n/2 प्लस 1/2 कह सकते हैं, n+1/2 कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर है इतना, तो ऐसे ही 7 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा, और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको कंसीडर करना है। तो हम जानते हैं कि टोटल एरिया का फॉर्मूला यहां पे आपको मिल जाएगा। टोटल एरिया, पहले आप फॉर्मूला लिखें, टोटल एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स इनटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो यानी कि आपको टोटल एरिया यदि चाहिए तो आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5.29 में। इसको आप सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा आंसर। तो 7 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 360237.03। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि जब भी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए जितने इन दोनों में से सबसे कम जिसमें है। मान लीजिए क्यों ये 7 है, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, इनमें कभी भी काउंटिंग में मिस्टेक नहीं हो सकती। कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि 7.5 स्क्वायर हैं। 7.5 स्क्वायर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये अटल सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यदि मैं 7 की बात करूं, 7 हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यदि मैं बात करूं 5.29 की, तो 5.29 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इन दोनों में से देखिए कि किसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे लीस्ट हैं। सो लीस्ट ऑफ इनफाइनाइट एंड 3, यदि मैं बात करूं यहां पे लीस्ट ऑफ इनफाइनाइट एंड 3, कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो इसका मतलब हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकिन देखने पर 4 दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक को कम करना होगा। तो आप क्या करिए, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। तो लास्ट का डिजिट है 3, इससे पहले क्या है, 0 है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सिंपली। तो 37.0 आपको आंसर मिलने वाला है, 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर भी फाइनल आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है डेंसिटी एक सॉलिड मेटल की दी है, और मास और डायमीटर दिया है
डेंसिटी और आपको इनमें एरर्स दिए हुए हैं। तो आप किसी स्फीयर का पहले फॉर्मूला लिखिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास मैंने मान लिया m के बराबर है, वॉल्यूम आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब आपने ये लिख दिया। अच्छा ये डेंसिटी, अच्छा डी डी सेम हो गए, इसको रो कह देते हैं, डेंसिटी को रो कह देते हैं। तो ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कितना जाएगा? 2 8 24 6, सो इट्स 6m अपॉन पाई डी क्यूब। चेक कर लो कैलकुलेशन। तो 4 8 और ये तो 6, ठीक है 6 ऊपर पहुंच गया, 6m अपॉन पाई डी क्यूब आपको आंसर मिल गया। ये फॉर्मूला है, सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप इनमें एरर का रिलेशन लिखेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू 6 अपॉन पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। सो डेल्टा ऑफ 6 बाय पाई अपॉन 6 अपॉन पाई, ये जो क्वांटिटी है वैसे ही जीरो हो जाने वाली है, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है, इनमें कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। प्लस यहां पे m की पावर 1 है, तो यहां लिखूंगा 1 इंटू डेल्टा m बाय m, प्लस यहां पे पावर 3 है, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो। जब हम एरर निकालते हैं तो सारे एरर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, बिकॉज हम यहां पे मैक्सिमम एरर निकाल रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। सो यहां पे चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे या न्यूमरेटर में हो, पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगी इंटू डेल्टा डी बाय डी। अब ये आपके पास रिलेटिव एरर्स हैं, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव एरर्स। और रिलेटिव एरर्स में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाता है परसेंटेज एरर। तो आप इनमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 यहां पर, 100 यहां पर और 100 यहां पर। सो डेल्टा डी बाई डी यानी परसेंटेज एरर इन डायमीटर, वो आपको कितना दिया है? 1.5% के बराबर। सो इट विल बी 3 इंटू 1.5% प्लस डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, यानी मास के कैलकुलेशन में कितना एरर है? दैट इज 6%, आ जाएगा 6% इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 45, तो 10.5% आंसर मिल जाएगा। ठीक है 10.5। तो आपको इस फॉर्म में सजा के देना है, कर लेंगे यार, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटीज है, क्वांटिटी है वो इस तरीके से वेरी करती है और आपको बताना है परसेंटेज एरर इन जेड कितना होगा। परसेंटेज एरर इन जेड कितना होगा? तो पहले आप यहां देखिए कि a की पावर 2 है, b की पावर 2/3 है और c की पावर हाफ है और d की पावर जो है 3 है। ये है कुल मिला के z। तो यदि आपको एरर निकालना है तो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस 2/3 टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा c बाय c प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाय d। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो यहां आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन z बन जाएगा। यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन a बनेगा। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज एरर इन b मिलेगा। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर इन c मिलेगा। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन d मिलेगा आपको। अब ये सारी वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। a में एरर है 2%, a में एरर है 2%, तो 2 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू b में एरर कितना है भाई? 1.5%, 1.5 प्लस 1/2 इंटू c में एरर कितना है? c में एरर है 4% और प्लस 3 इंटू d में एरर है 2.5%। इन सारी वैल्यूज को आप क्या करिए? जोड़ दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है? तो ये देखिए, फॉर्मूला तो है ही 2π√L/g, लेकिन और एक और तरीका होता है एक्सपेरिमेंटल, कि इस पेंडुलम को नचवाते हैं, इस पेंडुलम को नचवाते हैं लाइक दिस, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। इस पूरे एक जर्नी को एक ऑसिलेशन कहा जाता है, एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, एक ऑसिलेशन कहिए ज्यादा सही रहेगा, एक ऑसिलेशन है ये। तो ऐसे ही नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, एन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यहां पर आपको करवाए जाते हैं। तो मैंने मान लिया कि टी टाइम लगता है, स्मॉल टी टाइम लगता है एन ऑसिलेशंस करने में। सो टी बाय एन क्या हो जाएगा? एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय, और एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड के बराबर। तो ये फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल किया जाता है कि हम मान लीजिए हमने 50 ऑसिलेशंस करवा लिए और देखा समय लगा है उसमें 100 सेकंड, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 हम कर देते हैं, तो आपको 2 सेकंड मिल जाता है टाइम पीरियड, लगभग कुछ ऐसा ही। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। इसमें यदि हम एरर का रिलेशन निकालें तो आपको मिलेगा डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी प्लस डेल्टा एन बाय एन। ये क्या है? एरर इन मेजरिंग द टाइम। दिस इज द एरर इन मेजरिंग द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब ये देखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में क्या आप कोई एरर कर सकते हैं? आई मीन नॉट लाइक अ फूलिश एरर कि
5 है, मुझे गिनती नहीं आती, मैंने 50 गिन लिए, ऐसा नहीं। आप क्या कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं क्या? नहीं। तो इसमें जो गलती की संभावना है वो 0 के बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कोई 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेगा, कोई 4.5 कर दिया, 4.1 कर दिया 4 की जगह। तो इसमें जो एरर है वो हम 0 मानते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो इंटीजर में चलती हैं उनको हम एरर फ्री मान लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ हेड्स हो गए, या फिर आप काउंट कर रहे हैं एप्पल्स को कि ये 10 एप्पल हैं, तो उनमें हम एरर मानते हैं 0 के बराबर। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करने में एरर है 0 के बराबर। डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा इन टाइम पीरियड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू डेल्टा इन टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, दैट डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी। अब ये जो डेल्टा टी है ये टाइम को मेजर करने में एरर है, या लीस्ट काउंट इसे स्टॉप वॉच का कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1 सेकंड के बराबर। 1 सेकंड आपको दिया है ये डेल्टा टी। टी यानी कि टोटल टाइम कितना लगा है, 40 ऑसिलेशंस में 50 सेकंड लगे हैं, तो अपॉन 50 आप यहां पे कर देंगे। सो डेल्टा टी बाई टी 50 1/50 आपको मिल चुका है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि एक्यूरेसी जी में कितनी है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं एक और, कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, ओप्स नॉट एल बाई जी, एल बाय टी स्क्वायर। तो जब भी आपको किसी क्वांटिटी में एरर निकालना हो, एक्यूरेसी निकालनी हो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, सारी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड में रखिए, अब एरर का रिलेशन लगाइए। तो आपको मिलेगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा इन 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस में प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। अब देखिए यहां पे तो कोई एरर आ नहीं सकता बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। अब देखो भाई, डेल्टा एल बाय एल की बात करें, यानी लेंथ को मेजर करने में कितना एरर है। सो डेल्टा एल आपको दिया है ये कि 25.0 सेंटीमीटर है, यानी कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं यही आपको लीस्ट काउंट बता रहा है। तो यहां पे मैं डेल्टा एल की वैल्यू लिखूंगा 0.1, लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, प्लस या देखिए डेल्टा एल बाय एल मैंने लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी ये रहा आपके पास 1/50, लिखूंगा 2 इंटू 1/50, और ये आपको मिल जाएगा क्या, डेल्टा जी बाई जी के बराबर, जो आपको निकालना ही है, डेल्टा जी बाई जी। क्योंकि हम परसेंटेज एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एक्यूरेसी परसेंटेज एरर तो सब एक ही बात है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 0.4, और ये आपको मिलेगा 4। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 4.4%। 4.4% विल बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, आगे